Excretory system. So yesterday we had done urine formation. We had also done micturition. ठीक है, ये अब हमारे कुछ लास्ट में कुछ पॉइंट्स लिखने वाले रह गए हैं, वो फटाफट से लिख लो। तो अब आ जाइए बेटा एबनॉर्मल यूरिन। एबनॉर्मल यूरिन में क्या क्या चीज आ जाती है, देखो यहाँ पे देखो, एक तो आ जाएगी प्रेजेंस ऑफ, पहले ध्यान से सुनना है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। ठीक है, ग्लूकोज जो है एज सच नहीं होता, नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता, दिस इज एबनॉर्मल। दूसरी चीज है प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन यूरिन। Another is presence of RBCs in urine, presence of ketone bodies in urine। उसके बाद आ जाता है बेटा हमारे पास जो है यूरिन में कितना यूरिया होता है पर डे, 25 to 30 ग्राम्स होता है यूरिया पर डे। ठीक है, पर कई बार जो है एक्सेस में यूरिया बनता है, सो दैट इज कॉल्ड एज यूरीमिया। पर हम कहते हैं प्रेजेंस ऑफ एक्सेस यूरिया इन यूरिन। Next is presence of WBCs और pus। WBCs जो है वो फेगोसाइट्स होते हैं, जब इन्फेक्शन होती है तब WBCs ज्यादा होते हैं, WBCs और pus in urine। These are the conditions of abnormal urine। ठीक है, तो presence of glucose in urine इस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोस्यूरिया। ये है एल्ब्यूमिन्यूसूरिया। दिस इज हिमेटोसूरिया। दिस इज कीटोन्यूरिया। दिस इज uremia, excess of urea in blood, it is uremia। Then excess of WBCs or pus in urine, it is pyuria। These are the abnormal conditions। ठीक है, कर लो नोट। उसके बाद एक टर्म डायायूरेसिस आपको पता है, फॉर्मेशन ऑफ एक्सेसिव डाइल्यूट यूरिन।
उसके बाद कॉफी, टी, अल्कोहल are diuretics as they inhibit ADH formation और secretion। ठीक है, ADH नहीं होगा तो वाटर रीएब्सॉर्ब नहीं होगा, वाटर रीएब्सॉर्ब नहीं होगा तो एक्सेसिव यूरिन बनेगा। फिर ये कुछ टर्म है, एन्यूरिया, नो यूरिन फॉर्मेशन, उसके बाद आ जाता है ओलिगोयूरिया। ओलिगो का मतलब होता है लेस यूरिन फॉर्मेशन। फिर उसके बाद आ जाता है पॉलीयूरिया, EA। एक्सेसिव यूरिन फॉर्मेशन, that is polyuria। लिख लो फटाफट से। हो गया बच्चों, ये वाला साइड हो गई।
नेफ्रोसिस, नेफ्रोसिस होता है इन्फ्लेमेशन, कोई इंजरी हो जाए, इन्फ्लेमेशन ऑफ नेफ्रॉन्स, रिजल्टिंग इन kidney damage, that is nephrosis. लिख लिया बेटा, नेफ्रोसिस लिख लिया। ग्लोमेरुलो is nitis, inflammation of glomerulus. It is inflammation of glomerulus due to which it passes blood into urine, blood cells कह लीजिए, blood cells into urine. Bright's disease, when excessive creatinine is excreted in the urine due to muscular dystrophy. Due to muscular dystrophy. Muscular dystrophy means breakdown of muscles. और muscles किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं. Due to breakdown of muscles, excessive creatinine is formed which is excreted in urine. और disease का क्या नाम है? It is Bright's disease. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, दैट इज फंक्शंस ऑफ किडनीज या सिंपली किडनी फंक्शंस। तो पहले आ जाता है बेटा, फर्स्ट तो है एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट्स। दूसरा आ जाएगा बच्चे
होम्योस्टैटिक फंक्शन, होम्योस्टैटिक फंक्शंस। होम्योस्टेसिस क्या होती है बच्चे? होम्योस्टेसिस का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल कंडीशंस। ऊपर करके लिख लो, होम्योस्टेसिस मीन्स मेंटेनेंस ऑफ constant internal conditions of the body। ठीक है, तो as kidneys maintain concentration of salts and water in body fluids, thus homeostatic in role, in function। ठीक है, क्या मेंटेन करके रखती है? सॉल्ट एंड वाटर कंडीशंस इन द बॉडी। नेक्स्ट आ जाता है बेटा हार्मोनल कंट्रोल बाय किडनीज। किडनीज क्या क्या सिक्रीट करती है बेटा? यू नो, एक तो हमने पढ़ा है रेनिन, ठीक है, उसका रोल आपको पता है। दूसरा हार्मोन है एरिथ्रोपायटिन, और तीसरा हार्मोन सिक्रीटेड बाय किडनीज, इट इज विटामिन D3, cholecalciferol। Vitamin D3 is also hormone in nature। रेनिन वर्क्स थ्रू, आपको पता है, थ्रू रास। रास की फुल फॉर्म बताओ बेटा। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन, फिर एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। सो ये है रेनिन का काम। उसके बाद आ जाता है बेटा एरिथ्रोपायटिन, या हम इसको बोल देते हैं रीनल एरिथ्रोपायटिन फैक्टर, REF। रीनल मतलब किडनी, रेनिन से नहीं रिलेटेड है। इट इज रेनिन, सॉरी आई एम सॉरी, रीनल एरिथ्रोपायटिक फैक्टर, REF। ठीक है, ये लिख लो। इट इज सिक्रीटेड बाय ग्लोमेरुलस ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। दो टाइप के नेफ्रॉन्स है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स है। इट इज सिक्रीटेड बाय ग्लोमेरुलस ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। और फंक्शन क्या है एरिथ्रोपायटिन का? मैचुरेशन। इट हेल्प्स इन मैचुरेशन ऑफ RBCs। It helps in maturation of RBCs। और यहां पे एक स्टार डाल के पॉइंट लिख लेना, इन फीटस, जो बच्चे अभी मदर्स वूम्ब में है, इन फीटस एंड नियोनेट्स। नियोनेट्स मीन्स अभी अभी बच्चे पैदा हुए जो,
इन फीटस एंड नियोनेट्स, क्योंकि उनकी एकदम किडनीज फंक्शनल नहीं होती है, ठीक है ना। सो इन फीटस एंड नियोनेट्स इट इज सिक्रीटेड बाय द लिवर, it is secreted by their liver. as in the fetus, क्यों भला? as in the fetus the kidneys are non functional, क्योंकि हर काम कौन कर रहा है? प्लेसेंटा कर रहा है. Kidneys are non functional. And in neonates kidneys are not fully functional. ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है बेटा विटामिन D3। ठीक है, अब हम ये देखते हैं। क्या बच्चे, क्या? मैं अभी बताती हूँ, दूसरा नाम बताती हूँ मैं बेटा। डाइट्री विटामिन D3 जो डाइट से मिलता है या फिर विटामिन D3 फॉर्म्ड इन स्किन। स्किन में यू नो बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट D3 बनता है, और D3 का क्या नाम है? इट इज 9 कॉलीकैल्सिफेरोल। इसका फुल फॉर्म है 9 कॉलीकैल्सिफेरोल। It goes into liver. It form 25 hydroxy cholecalciferol. In the liver, hydroxylation, लिवर में क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है और क्या बनता है? 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरोल। ठीक है, इट गोज इनटू किडनीज। यहां पे सेकेंड हाइड्रोक्सिलेशन है, और क्या बनता है? 125 डायाहाइड्रोक्सी। यहाँ पे बेटा चाहे 9 ना भी लिखो तो ठीक है, या 9 रहने दो। कॉलीकैल्सिफेरोल, फिर 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरोल, और फिर है 125 डायाहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरोल। एंड दिस acts on bones and teeth to absorb and use calcium and phosphate। ठीक है, विटामिन डी क्या करता है? वो कैल्शियम और फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन और यूजेज में काम करता है। और किडनीज में कहां पे हाइड्रोक्सिलेशन होती है? पीसीटी में। सेल्स ऑफ पीसीटी कॉजेस हाइड्रोक्सिलेशन। नेक्स्ट आ जाइए बेटा,
किडनीज लिख लिया बच्चे ये विटामिन वाला। नेक्स्ट आ जाइए, किडनीज रिमूव excess of acids and salts, to maintain proper pH of the blood, that is 7.4, that is about 7.4. बेटा एक एरिथ्रोपायटिन में मैंने आपको बताया था मैच्यूरेशन, एंड एक और पॉइंट लिख लीजिए, एरिथ्रोपायटिन ऑल्सो स्टिमुलेट्स बोन मैरो एंड लिवर cells to form more of RBCs during oxygen deficient conditions. ठीक है, एक तो ये मैच्यूरेशन में हेल्प करते हैं, दूसरा इट स्टिमुलेट्स द बोन मैरो एंड लिवर सेल्स टू फॉर्म मोर ऑफ आरबीसीज ड्यूरिंग ऑक्सीजन डेफिशिएंट। अगर हम पहाड़ों पे चले जाएं, बहुत टाइम तक रहें, तो जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है वहां पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। ठीक है, वहां पे ज्यादा एरिथ्रोपायटिन सिक्रीट होगा एंड इट स्टिमुलेट्स बोन मैरो सेल्स टू फॉर्म आरबीसीज। तभी जो हिल्स पे लोग रहते हैं वो रेड होते हैं कि नहीं, क्योंकि उनमें आरबीसी ज्यादा होते हैं या हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है। इसी तरह बाई चांस अनफॉर्चुनेटली किसी का एक्सीडेंट हो जाए, बहुत सारा ब्लड लॉस हो, उस केस में भी किडनीज पे प्रेशर पड़ जाता है, क्योंकि किडनीज दे स्टार्ट सिक्रीटिंग लॉट ऑफ एरिथ्रोपायटिन विच स्टिमुलेट्स, क्योंकि बॉडी में ब्लड की कमी हो रही है। ठीक है, बहुत सारा ब्लड लॉस है, उस केस में भी एरिथ्रोपायटिन स्टिमुलेट्स लिवर सेल्स, बोन मैरो सेल्स, स्प्लीन सेल्स टू सिक्रीट मोर ऑफ आरबीसीज। ऑक्सीजन स्ट्रेस में ज्यादा एरिथ्रोपायटिन सिक्रीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बेटा रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। फर्स्ट आ जाइए स्किन, है ना, ये हमने शुरू में भी किया था, थोड़ा सा और डिटेल में कर लेंगे। स्किन में कौन सी दो ग्लैंड्स होती है बेटा, एक है स्वेट ग्लैंड्स और दूसरी आ जाती है वैक्स ग्लैंड्स। दो ग्लैंड्स है कि नहीं? ठीक है, तो लिख लो, पहले आ जाइए स्किन। First is skin. Human skin has two type of glands. ये एक्सोक्राइन होती है कि एंडोक्राइन होती है, जल्दी से बताओ। जो स्वेट ग्लैंड्स है और वैक्स ग्लैंड्स है, आर दे एक्सोक्राइन की एंडोक्राइन? अवनीत जल्दी से। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, डक्ट वाली ग्लैंड्स है। Sweat glands and wax glands both are exocrine glands. First आ जाइए sweat glands. First is sweat glands. Sweat glands को क्या बोलते हैं बेटा? Sudoriferous glands. Sudoriferous, SUDOFEROUS. Sudoriferous glands. ठीक है, क्या बचे स्पेलिंग्स? SUDORIFEROUS, Sudoriferous glands.
कल जो बेटे बच्चे आए थे आपके यहाँ देखने, आपने उनसे बातचीत की थी? टाइम मिला था आपको? नहीं मिला था? अच्छा अच्छा। सो सुडोरीफेरस ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स, यहाँ पे लिखो द स्वेट कंसिस्ट ऑफ 99.5% water, comma, small amount of NaCl, small amount of sodium chloride, urea, lactic acid, अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज। अमीनो एसिड ग्लूकोज तो बहुत थोड़ा सा होता है। अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज थर्मोरेगुलेशन, टेम्परेचर कंट्रोल ही है ना बेटा बॉडी का। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज थर्मोरेगुलेशन, because evaporation of sweat gives evaporation of sweat gives cooling effect to our body. Gives cooling effect to our body. Excretion is the secondary function of sweat. और फिर स्टार डाल के लिख लेना pH ऑफ स्वेट इज 4.5, क्योंकि लैक्टिक एसिड है इसमें, इसलिए ये एसिडिक इन नेचर है। pH of sweat 4.5। ठीक है जी। और यहां पे एक चीज और कि भाई गर्मियां होती है बेटा, गर्मियों में देयर इज लेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। गर्मियों में बहुत कम, सर्दियों में यूरिन बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि लो टेम्परेचर क्या करता है, एडीएच को इनहिबिट करता है। इसलिए हमारा जो है देयर इज लॉट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन ड्यूरिंग विंटर्स, है ना। गर्मियों में आप बड़े 6-6, 7-7 घंटे विदाउट प्रेशर आप रह सकते हैं, विदाउट यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, क्यों? गर्मियों में क्या मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं बनते हैं, पर गर्मियों में पसीना ज्यादा आता है, इसलिए बहुत सारे वेस्ट पसीने इसके साथ निकल जाते हैं। यहां फिर स्टार डाल के लिख लो। इन summers there is less of urine formation. In summers there is less of urine formation because many metabolic wastes are removed by sweat due to excessive sweat formation. Many metabolic wastes are removed by excessive sweat formation. और जो बेटा स्वेट का आपने देखा है, पसीना बहुत आया हो तो एक गंदी सी ओडोर आती है, होता है कि नहीं? स्मेल आती है कि नहीं? एक बैड ओडोर आती रहती है, एंड दैट इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड के साथ क्यों? लैक्टिक एसिड क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड के साथ कुछ छोटे छोटे से माइक्रोब्स भी ग्रो करते हैं लैक्टिक एसिड पे, तो उसके कारण ज्यादा स्मेल है। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए बेटा, सेकंड आ जाइए सिबेशियस ग्लैंड्स। सिबेशियस मीन्स वैक्स ग्लैंड्स, SEBA, सिबेशियस, SEBACEOUS, सिबेशियस ग्लैंड्स और वैक्स ग्लैंड्स। सीबम कंसिस्ट ऑफ वैक्सेस। सीबम होता है वैक्स, जो ऑयली सी सिक्रीशंस होती है,
sebum consists of waxes, comma, sterols, comma, fatty acids and hydrocarbons. Primary function, है keeps the skin moist. प्राइमरी फंक्शन है keeps the skin moist. सेकेंडरी फंक्शन है excretion of lipids. थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं. excretion of lipids. नेक्स्ट आ जाता है बेटा, ये थे आपके स्किन का. सेकंड आ जाते हैं रोल ऑफ लिवर इन एक्सक्रीशन. रोल ऑफ लिवर इन एक्सक्रीशन. तो इसका फर्स्ट पॉइंट तो है, ये आपको पता है कि लिवर, यूरिया इज फॉर्म्ड इन द लिवर. यूरिया द मेन नाइट्रोजिनस सब्सटेंस. यूरिया कॉमा द मेन नाइट्रोजिनस waste is formed in the liver. उसके बाद सेकेंड पॉइंट आ जाइए, हीमोग्लोबिन. बेटा आरबीसी की लाइफ टाइम कितना है? 120 डेज है ना. आरबीसी मर गए तो हीमोग्लोबिन भी जो उसमें है वो भी डिस्ट्रॉय होगा. ठीक है, तो हीमोग्लोबिन कहां पे डिस्ट्रॉय होता है? लिवर में डिस्ट्रॉय होता है. ठीक, तो लिखो सेकंड पॉइंट, हीमोग्लोबिन ऑफ द वॉर्न. हीमोग्लोबिन ऑफ वॉर्न, WORN, जो टूटे फूटे, वॉर्न आरबीसीज degrade into heme plus globin. Degrade into heme plus globin. थोड़ा सा आप यहां देखोगे, आपको दिख जाएगा. यहां पे जरा देखना, हीमोग्लोबिन दिख रहा है आपको? हीमोग्लोबिन जो है ये टूट के किसमें टूटेगा? हीम पार्ट में और ग्लोबिन प्रोटीन में. This protein breaks into amino acids. ठीक है, अमीनो एसिड चाहे तो यूज हो जाते हैं, चाहे वो टूट के यूरिया बना देते हैं. जो हीम पार्ट है, इट ब्रेक्स इनटू आयरन, फेरस एंड bile pigments. That is bilirubin and biliverdin. लिखो पहले ये. लिख लिया बच्चों? ठीक है, तो अब बाकी आयरन जो है इट इज रीयूज्ड. जो अमीनो एसिड्स है आइदर ब्रोकन इनटू यूरिया या रीयूज्ड. तो अब हमारे आ जाते हैं बाइल पिगमेंट्स. तो ये लिख लीजिए, द बाइल पिगमेंट्स, these are
released into blood plasma, where they are degraded by bacteria, where they are degraded by bacteria into urochrome and stercobilin. Sterco, stercobilin. Urochrome is excreted through kidneys. Urochrome is excreted through kidneys and gives a yellow color to urine. And stercobilin goes into intestine and gives yellow color to the fishes. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिवर में लिख लो. लिवर ऑल्सो passes excess of cholesterol, comma, degraded steroid hormones and some vitamins into intestine. दोबारा से मैं बता रही हूं. लिवर ऑल्सो पासेस एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रोल, degraded steroid hormones and some of the vitamins to the intestine, which are passed out through fishes. नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन एक्सक्रीशन. रोल ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन एक्सक्रीशन. तो यहां पे सिंपल ये लिख लीजिए, हैवी मेटल्स एंड ड्रग्स are excreted in the saliva. And are excreted through fishes. ठीक है जी. और लास्ट आ जाता है बेटा हीमोडायलिसिस. पहले लिख लो फिर मैं पहले मैं तुझे समझा दूं फिर ही मैं लिखवाती हूँ. नेक्स्ट आ जाता है हीमोडायलिसिस और यू कैन से आर्टिफिशियल किडनी.
It is done in case of total renal failure. ये बेटा डायलिसिस फ्लूइड है, dialyzing fluid. It is similar to blood plasma, but lacks nitrogenous wastes. टोटली इसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट्स नहीं होंगे। ये होती है बेटा सेलोफेन ट्यूब। It is connected with renal artery, not renal artery but हैंड की जो आर्टरी होती है, क्या बोलते हैं इसको, चलो मैं तुम्हें अभी इसका नाम बताती हूँ, आर्टरी ऑफ रिस्ट। ठीक है जी। एंड इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद वेन ऑफ रिस्ट। यहां से देखो, यहां से ब्लड जा रहा है, ठीक है, ब्लड में वेस्ट सब्सटेंसेस है क्योंकि किडनीज तो फंक्शन नहीं कर रही, यहाँ पे वेस्ट सब्सटेंसेस है, बहुत सारे नाइट्रोजिनस वेस्ट है। यहां से सेलोफेन ट्यूब पोरस होती है बेटा, इस तरह से पोरस, ये नहीं कि बड़े बड़े छेद होते हैं, इस तरह से परमिएबल होती है कि जो चीजें डायलाइजिंग फ्लूइड में नहीं है वहां से छन के फ्लूइड में आ जाती है। तो यहां से यूरिया आ रहा है, सोडियम क्लोराइड आ रहा है, यूरिक एसिड आ रहा है, पोटेशियम यहां पे आ रहा है, एंड देन इट इज रिटर्न्ड इनटू द बॉडी अगेन। इज इट ओके? धीरे धीरे ब्लड इस सेलोफेन ट्यूब में आता रहता है, फिल्ट्रेशन होती रहती है एंड देन गोज बैक इनटू द बॉडी अगेन। ठीक है, लिख बना लो पहले ये। यूरिया, यूरिक एसिड, फिर क्रिएटिनिन ऑल्सो। क्रिएटिनिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से बेटा यहां से डायलाइजिंग फ्लूइड निकलता रहता है, यूज्ड वाला, और यहां से फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड अंदर आता रहता है। एक मिनट बेटा, हाँ जी बेटा अब बोल। बेटा ऑक्सीजनेशन, यहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ नहीं है, ठीक है। वेन यहां पे क्या है कि प्रेशर से ब्लड आए, और प्रेशर किसमें है? आर्टरीज में प्रेशर है, इसलिए आर्टरीज, क्योंकि अब जब किडनीज काम नहीं कर रही तो बॉडी में सारे में ही वेस्ट इकट्ठा हो रहा है,
इज इट राइट? तो यहाँ पे आर्टरीज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे है कि ब्लड जहां पे प्रेशर से फ्लो कर रहा है, वेन्स में तो प्रेशर होता ही नहीं है, ठीक है, इसलिए वेन्स के साथ हम एज सच नहीं कनेक्ट कर सकते, हम आर्टरीज के साथ कनेक्ट करेंगे ताकि प्रेशर से ब्लड इसमें आता रहे, ठीक है। जरूरी नहीं हम रिस्ट की आर्टरी ले, कई बार हम यहां से भी कनेक्शन ले लेते हैं, यहां से भी आर्टरी, कईयों की ये आर्टरीज वीक हो जाती है जिनकी किडनीज फेलुअर है, ठीक है, डायलिसिस होता है, बट और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, क्योंकि जो एक नेचुरल किडनी काम करती है वो आर्टिफिशियल किडनी नहीं कर सकती, ठीक है। हमें अलग से एरिथ्रोपायटिन के इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, हमें अलग से विटामिन D3 के इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं ताकि उनमें ये सब भी बनता रहे, ठीक। तो इसलिए उनमें और बहुत वीकनेस, क्योंकि यहां से बहुत सारे जब डायलिसिस करते हैं तो बहुत सारे प्रोटीन्स भी एक्सक्रीट हो जाते हैं डायलिसिस फ्लूइड में, इसलिए द पर्सन बिकम्स वेरी वीक। तो कई बार उनकी हाथ की आर्टरीज वीक हो जाती है तो हमें यहां से आर्टरीज लेनी पड़ती है, कई बार यहां की आर्टरीज वीक हो जाती है तो लेग की आर्टरीज में से डायलिसिस करना पड़ता है, ठीक है। प्रेशर के लिए हमने आर्टरीज से कनेक्ट किया है, ठीक। हाँ, इसको बोलते हैं, रिस्ट की आर्टरी को बोलते हैं रेडियल आर्टरी, but not always radial artery, it can be from anywhere. This is radial vein, radial artery or radial vein. हो गया बच्चों? यहां पे लिख लो जरा, हीमोडायलिसिस वॉज डेवलप्ड बाय, हीमोडायलिसिस वॉज डेवलप्ड बाय डॉक्टर स्क्रिबनर, डॉक्टर स्क्रिबनर, SCRIBNER। सेकेंड पॉइंट लिखिए, इट इज एन आर्टिफिशियल किडनी, इट इज एन आर्टिफिशियल किडनी in which the blood is filtered out, in which the blood is filtered out and get separated by and get separated from various metabolic wastes. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, इट कंसिस्ट्स ऑफ ए चैम्बर हैविंग डायलाइजिंग फ्लूइड, इट कंसिस्ट्स ऑफ द चैम्बर हैविंग डायलाइजिंग फ्लूइड which consists of which is similar to blood plasma but lacks nitrogenous wastes
and has few salts. And has few salts. Next point है, there is a cellophane tube. There is a cellophane tube which is selectively permeable membrane. Which is selectively permeable membrane. Its one end, next point करके या इसी पॉइंट में लिख लो, its one end is joined with radial artery. Its one end is joined with radial artery and the other is joined with radial vein. Next point है, the blood from the radial artery, the blood from the radial artery passes into cellophane tube, passes into cellophane tube and various metabolic wastes from the blood, various metabolic wastes from the blood passes into dialyzing fluid, passes into dialyzing fluid through cellophane tube. Full stop. The filtered blood is then through cellophane tube. Filtered blood means purified blood हम कह सकते हैं. The filtered blood is then, filtered blood or purified blood is then passed into body, is passed into body through radial vein. Next point है, the used up dialysis fluid, the used up dialyzing fluid is continuously replaced by, is continuously replaced by fresh dialyzing fluid. Fresh dialyzing fluid. Next point है, the blood pressure of the patient, the blood pressure of the patient should be continuously in check. The blood pressure of the patient should be continuously in check during dialysis. ठीक है जी. So this is about dialysis or artificial kidney. ठीक है बेटा. और लास्ट जो वैसे आपके इस चैप्टर में नहीं आता बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, +2 में इसका रेफरेंस आ जाता है, तो वो मैं आपको अब करवा देती हूँ फटाफट से. ठीक है. अदरवाइज दिस चैप्टर जो है ये इट इज कंप्लीटेड. तो किडनी स्टोन्स मैंने लिखवाए हैं, देखो जरा.
क्या आप क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो बेटा मतलब वही है कि भाई वो पूरी कनेक्शंस, ट्रांसप्लांटेशन इतने इजी नहीं होते। एक किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पूरा पूरा दिन लग जाता है बेटा, ये नहीं कि अंदर गए किडनी रखी और बाहर आ गए, है ना। पूरा पूरा दिन लग जाता है एक ट्रांसप्लांट, एक पेशेंट पे ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि वो नर्व्स जोड़नी, यू नो किडनीज में कितनी सारी नर्व्स आ रही है, यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ना, ठीक है, ब्लड वेसल्स को नई किडनी की तरफ डायरेक्ट करना, ठीक है। तो वो सब स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है ही है, दे डू दैट, ठीक है ना। तो वो सब प्रॉपर कनेक्शन करके तब करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारी बॉडी का, तब भी किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं तब भी लोग मर जाते हैं, है ना। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि मैक्सिमम टाइम अगर डायलिसिस से निकल जाए तो वो ठीक है, जिसका टोटल रीनल फेल्यूर है। क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांटेशन में प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि भाई नहीं, जैसे किसी की भी किडनी किसी में लगा दी, है ना, मेरी किडनी लगाई किसी और में लगा दी, थर्ड पर्सन में, तो क्या है कि जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट हुई है उसका इम्यून सिस्टम जो है उसको लगता है कि ये तो कोई फॉरेन सी चीज आ गई, मेरी तो है नहीं है ये, क्योंकि दोनों के एंटीजेंस मैच नहीं कर रहे, मेरे और जो रिसिपिएंट थे उनके एंटीजेंस नहीं मैच करते हैं। सेल्स के ऊपर कुछ प्रोटीन्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ लिपिड्स होते हैं जो हमारी सबकी बॉडी में अलग अलग है, आप में अलग है, मुझ में अलग है, किसी और में अलग है, ठीक है। इनको हम कहते हैं एंटीजेंस, जो सरफेस पे, सेल्स के सरफेस पे प्रेजेंट है। तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के सेल्स के ऊपर जो एंटीजेंस है उनको तो पहचानता है, बट किसी और के एंटीजेंस को तो नहीं ना पहचानता। जब कोई और एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है कि अब मैंने इसको मार देना है। जब हमने किसी की किडनी डाल दी तो एंटीजेंस तो हमारे है नहीं, ठीक है, तो जो भी रिसिपिएंट है उसका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया, उसने फौरन किडनी पे, जो बाहर से किडनी ट्रांसप्लांटेड किडनी पे अटैक कर करके वो किडनी को मार देता है, ठीक है। तो वो ट्रांसप्लांटेड किडनी भी किसी काम की नहीं होती। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो रिसिपिएंट है उसके इम्यून सिस्टम को हम बहुत वीक कर देते हैं, हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें ट्रांसप्लांटेड हो जाते हैं उनको इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं ताकि उनका इम्यून सिस्टम जो है बहुत वीक हो जाए, वो काम करना बंद कर दे, ठीक है, ताकि जो किडनी है वो तो बच जाए। बट अगर इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है तो बहुत सारे पैथोजेंस उसको, और दूसरी बीमारियां, रोज उसको कोल्ड हो गया, स्टमक की इन्फेक्शन होगी, कोई और इन्फेक्शन होगी, बहुत सारी वो इन्फेक्शन हो जाती है। तो हम उसको कहते हैं बाहर का नहीं खाना, ये नहीं करना, तुमने इसके कांटेक्ट में नहीं जाना, उसके लिए बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हो जाती है फिर, ठीक है। और बहुत टाइम किसी इंसान का बहुत इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो तो वो अपने इम्यून सिस्टम के कारण ही बेचारा मर जाता है, क्योंकि उसका वो फॉरेन किडनी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती बॉडी। और कुछ पेशेंट्स जो है वो किस लिए मर जाते हैं, दूसरी बीमारियों से, उनकी किडनी तो चलो ठीक हो गई बट वो दूसरी बीमारियों से मर गए क्योंकि उनको बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस हो गई, ठीक है। तो हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए क्या करते हैं, हम पहले डोनर और रिसिपिएंट की टिश्यू मैचिंग करवाते हैं। टिश्यू मैचिंग का मतलब है दोनों के एंटीजेंस में कुछ तो सिमिलैरिटी हो, 100% तो सिमिलैरिटी सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस में होगी, बाकी किसी में नहीं। एक पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, दोनों सेम ही कपल के बच्चे हैं, बट उनमें भी 100% एंटीजेंस सेम नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि मदर में जो एंटीजेंस, जो सेल्स के ऊपर एंटीजेंस आए हैं वो उसके फादर की फैमिली के भी, उसकी मदर के भी फैमिली से आए हुए हैं। ऐसे ही फादर की जो फादर के सेल्स पे एंटीजेंस है वो भी दोनों जनरेशंस, मदर और फादर के, ठीक है। इसलिए आगे बच्चों में अब पता नहीं पैटर्नल साइड के है, मैटरनल साइड के है, बहुत डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस ऐसे होते हैं जिनमें एंटीजेंस, क्योंकि वो जेनेटिकली सिमिलर है तो उनके एंटीजेंस बिल्कुल 100% सेम है, अदरवाइज किसी में भी 100% सेम नहीं होते। बट ये तो चांसेस है ना कि एक ही पेरेंट्स के जो दो बच्चे हैं उनमें कुछ 25%, 30%, 40% कुछ तो सिमिलैरिटी होगी। बट जो बहुत ही एक अननोन इंसान है जिसका हमसे कभी कोई वास्ता ही नहीं रहा है, कोई हमारी फैमिली का मेंबर नहीं है, तो उनके तो एंटीजेंस भी ना मैच करते, बट बाई चांस है मैच कर भी जाते, इसमें भी कोई शक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या कराते हैं, टिश्यू टाइपिंग बोलते हैं इसको। टिश्यू टाइपिंग होती है डोनर और रेसिपिएंट की, दोनों की हम देखते हैं कि कितने एंटीजेंस मिल रहे हैं।
अगर ज्यादा 30% से ज्यादा 40% से ज्यादा मिल जाए तभी हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, ताकि रिसिपिएंट के इम्यून सिस्टम को हमें कम से कम सप्रेस करना पड़े। ठीक है, कुछ तो एंटीजेंस मैच करें ना, कुछ एंटीजेंस को सप्रेस करने के लिए हम इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देंगे। ठीक है, तो कुछ तो एंटीजेंस मैच करें, इसलिए ही हम ये कहते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट करानी है। कितने हमारे कानूनी कितने दाव पेंच है। पहले जी वो ये देखते हैं कि ये सिबलिंग्स है कि नहीं, ये मतलब रिलेटेड डोनर्स होने चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर क्या कहता है भी आपके घर में कौन किडनी दे सकता है, क्या आपके बच्चे दे सकते हैं, क्या कोई आपका भाई बहन दे सकता है। हम कहते हैं ले हम क्यों अपनों से क्यों लें, हम दूसरे से ना ले लें, हम पैसे दे देंगे 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए हम दे देंगे, किसी डोनर से ले लो। बट क्या नुकसान है बेटे डोनर का, क्योंकि डॉक्टर तो चल किसी तरह से लगा भी देगा, बट उसके एंटीजेंस ही ना मैच करें आपके साथ तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम रिलेटेड ब्लड रिलेशंस में जो है हम उनसे किडनीज की डिमांड करते हैं। अभी कोई नॉर्मल इंसान हो उसकी किडनी हम एक ले सकते हैं, नहीं कुछ हो तो अनरिलेटेड डोनर्स भी ढूंढते हैं, बट उसके लिए हमें टिश्यू टाइपिंग करानी पड़ती है। बेटा क्योंकि क्या है कि भी निकाल ली है ना, डेड पेशेंट्स में से किडनीज निकाल ली, या आजकल जो धंधा चल रहा है कि भी ऑपरेशन किसी चीज का किया साथ में किडनी निकाल ली एंड ऑल दैट। आई विश कि आप ऐसे डॉक्टर्स नहीं बनोगे। ठीक है ना, ठीक है, एथिक्स जरूर होने चाहिए। बाकी हम कुछ नहीं कह सकते भी आगे जाके एथिक्स का क्या हाल होता है, बट समहाउ व्हाटएवर। पर फिर वो क्या किडनीज निकाल के, क्योंकि उनको प्रिजर्व की जा सकती है बेटा किडनीज को। ठीक है, तो वो फिर वही टिश्यू टाइपिंग, हजारों पेशेंट्स है, लाखों पेशेंट्स है किडनी फेलुअर के। ठीक है, तो हो सकता है किसी ना किसी के साथ कुछ मैच कर ही जाए। ठीक है, और दूसरी तीसरी चीज ये हो जाती है कि भी ठोक दी जो जिन डॉक्टरों ने ऐसे काम करने हैं, है ना, अनएथिकल डॉक्टर्स, एंड यू नो उनके लिए हम कुछ भी गंदे वर्ड्स यूज कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए, वो दोनों को ही मूर्ख बना रहे हैं। किसी जिसकी ले ली उसको भी मूर्ख बनाया और जिसकी दी उसको भी मूर्ख बनाया कि उसके ठोक दी, उसके बाद हमने तो जी तुम्हें किडनी ट्रांसप्लांट कर दी, तुम्हारा इम्यून सिस्टम वो मरे खपे जो मर्जी हो, दैट इज हार्डली ऑफ देयर कंसर्न। ठीक है ना, बट एथिकल क्या है कि अगर हम, ठीक है, जैसे मैंने अपनी आईज और मैंने किडनीज, आई हैव रिटन अप द फॉर्म फॉर डोनेशन। ठीक है, अब कब मरते हैं और क्या होता है ये तो नहीं मैं कह सकती, बट आई हैव डन दिस थिंग। तो मरने के बाद जो है अगर हम ठीक ठाक है किडनीज हम डोनेट कर पाए तो वो प्रिजर्व हो जाती है, और प्रॉपर टिश्यू मैचिंग से किसी जो एक बेचारा पेशेंट है, रिक्वायर्ड पेशेंट है जिसको किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत है और उसकी मैच कर जाए अगर, तो इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट। ठीक है जी, सो दिस इज ठीक है। तो अब हमारा किडनी फेलुअर भी हो गया, हमारा किडनी स्टोन्स भी हो गया। ठीक है गुरलीन, ठीक है जी। तो अब हम आ जाते हैं बेटा टाइप्स ऑफ किडनीज। तो पहले लिख लो फिर मैं तुम्हें समझाती भी हूं। टाइप्स ऑफ किडनीज, फर्स्ट है आर्कीनेफ्रिक किडनी, ARCHI, आर्कीनेफ्रिक किडनी। आर्की मतलब होता है प्रिमिटिव। ठीक है, आर्कीनेफ्रिक किडनी ब्रैकेट में कर लीजिए एंसेस्ट्रल किडनी, एंसेस्ट्रल किडनी। इट इज प्रेजेंट इन प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स, such as larva of cyclostomates, साइक्लोस्टोमेट्स आपने एनिमेलिया किया है तो वहां पे साइक्लोस्टोमेट्स किया होगा, किया है ना, जिसमें मिक्जीन आ जाती है, पेट्रोमाइजोन आ जाता है, साइक्लोस्टोमेट्स। ठीक है, फुल स्टॉप करके। इट इज नॉट फाउंड इन एनी ऑफ द अडल्ट वर्टिब्रेट, इट इज नॉट फाउंड इन एनी ऑफ द अडल्ट वर्टिब्रेट्स।
In this kidney, glomerulus is present. In such kidneys, glomerulus is present only in few nephrons. कुछ ही nephrons functional है. ठीक है जी. सेकेंड टाइप की किडनी आ जाइए, प्रोनेफ्रिक किडनी. ये था आर्कीनेफ्रिक किडनी. नेक्स्ट है प्रोनेफ्रिक किडनी. found in adult cyclostomates, found in adult cyclostomates and embryos of fishes and amphibians. In this type of kidney, anterior nephrostomes are functional. In this type of kidney, anterior 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 nephrostomes are functional. Anterior nephrostomes are functional to form nephrons and kidneys. To form anterior nephrostomes are functional to form nephrons in kidneys. नेक्स्ट आ जाता है बेटा मीजोनेफ्रिक किडनी. मीजोनेफ्रिक किडनी, it is present in adult fishes and amphibians. It is present in adult fishes and amphibians, and it is also present in embryos of reptiles, birds and mammals. It is also present in reptiles, birds and mammals. In this type, the nephrons and the kidneys are formed by middle nephrostomes. ठीक है, ये देख लो बेटा. हम आ जाते हैं बेटा, ये देखो, ये है मीजोनेफ्रिक किडनी. ये किस में पड़े हैं? ये पड़े हैं अडल्ट फिशेस एंड एम्फीबियंस में. इन बेटा दोनों को बोलते हैं इनेमनियोट्स. इनेमनियोट्स का मतलब है एम्ब्रियो इज नॉट कवर्ड बाय एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स. जैसे एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, आपको एमनियोटिक मेम्ब्रेन सबको पता होगी. ठीक है, ऐसे मेम्ब्रेन्स होती है, कई मेम्ब्रेन्स होती है, हम +2 में करेंगे. तो एम्ब्रियो इज नॉट कवर्ड बाय दोज मेम्ब्रेन्स. ठीक है, इनमें मीजोनेफ्रिक किडनी है. तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मेल. ये साइन है मेल का, मेल इनेमनियोट्स. मेल इनेमनियोट्स में क्या है देखो जरा. एम्ब्रियो में ये देखो, जब किडनीज बन रही है
ये है एंटीरियर नेफ्रोस्टोम्स, ये है मिडल नेफ्रोस्टोम्स, और ये है पोस्टीरियर नेफ्रोस्टोम्स। मैंने बताया मीजोनेफ्रिक किडनीज जो है दे डेवलप फ्रॉम मिडल नेफ्रोस्टोम्स, ठीक है। और ये नेफ्रोस्टोम्स किसमें खुलते हैं? ये जो डक्ट है इसको हम कहते हैं वॉल्फियन डक्ट, ठीक है। ये किडनीज बना देंगे, ये नेफ्रोस्टोम्स बना देंगे, और इसी के साथ ही यहां पे दीज आर टेस्टिस। टेस्टिस क्या बनाएंगे? स्पर्म्स बनाएंगे। टेस्टिस दे फॉर्म स्पर्म्स। स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड टू द किडनीज थ्रू, इसको हम कहते हैं वासा इफ्रेंशिया, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनो। तो टेस्टिस ने स्पर्म्स किडनी में पास कर दिया और किडनी ने यूरिन भी बनाया, ठीक है। इसलिए स्पर्म्स और यूरिन और ये दिस इज, इसको हम कहते हैं क्लोएका फॉर यूरिन, फॉर स्पर्म्स एंड फॉर फिशेज ऑल्सो, क्योंकि यहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम भी यहां पे अटैच हो जाता है। चलो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने नहीं देखना, तो हम यहां पे देख रहे हैं कि किडनीज में स्पर्म्स भी स्टोर हो रहे हैं, किडनीज में यूरिन भी प्रेजेंट है, और कौन सी डक्ट से बाहर निकल रहा है? वॉल्फियन डक्ट से। तो हम इस वॉल्फियन डक्ट को इट इज कॉल्ड एज urinogenital duct. Am I right? This is a common urinogenital duct as it passes out both urine and sperms, or you can say gametes. ठीक है बच्चों के नहीं? ठीक है। अब आ जाइए बेटा फीमेल एनेमनियोट्स। इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसी में ही करवा रही हूं। ये आगे फिर +2 में नहीं करवाऊंगी, +2 में कहूंगी कि जाके एक्सक्रीटरी सिस्टम देखो, ठीक है। तो क्योंकि वहां पे क्या टर्म आ जाती है? यूरिनोजेनिटल डक्ट के बारे में वहां पे पढ़ना पड़ता है भी क्या है क्या नहीं। फीमेल एनेमनियोट्स वही है, किडनी का तो वही सिस्टम है। This is middle nephrostomes. Posterior, this is Wolffian duct. ये ओवरीज है, एक ये ओवरी है, एक दूसरी तरफ होगी। बट ओवरी कभी भी किडनी से नहीं कनेक्ट होती है, ठीक है। ओवरी की एक हमेशा, किसी में भी ले लो, एक हमेशा अलग एक डक्ट है, दिस इज कॉल्ड एज ओविडक्ट फॉर पासिंग फीमेल गैमीट्स, ठीक है। सो इन फीमेल एनेमनियोट्स वॉल्फियन डक्ट कैरीज यूरिन ओनली, ठीक है। ये सिर्फ एक्सक्रीटरी डक्ट है, इट कैरीज यूरिन ओनली, जबकि मेल में इट कैरीज बोथ यूरिन एज वेल एज स्पर्म्स, ठीक है। लिखो ये बनाओ जल्दी से, मैं आ रही हूं।
ठंड लगती है जी, और मेरे जैसे से पढ़ाया नहीं जाता बैठ सकते। बच्चों की जो मार्क्स क्लासेस देते हैं हमारे को स्टाइल से मैक्सिमम 10 मार्क्स तक निकल जाता है जनवरी में तो हो गए बच्चों। मीजोनेफ्रिक किडनी ये वाला कर दूं, मेल वाला रब कर दूं।
क्या बच्चे? हाँ, जोर से बोल, मुझे नहीं पता चल रहा। नेफ्रोस्टोम्स, नेफ्रोस्टोम्स बेटा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स है जो बाद में किडनीज बनाते हैं, मतलब एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, नेफ्रॉन्स बनाते हैं। ठीक है, दीज आर द, लिख लो ऊपर नेफ्रोसोम, ताकि आगे आपको कंफ्यूजन ना हो। पूछ लिया करो, लिख लिया करो ऊपर, ताकि जब भी दोबारा पढ़े तुम्हें पता चले। नेफ्रोस्टोम्स आर द स्मॉल रिजेस, नेफ्रोस्टोम्स आर द स्मॉल रिजेस इन द एम्ब्रियो, some of which later develops into kidneys, some of which later develops into kidneys. ठीक है बच्चों, हो गया? और लास्ट टाइप की है मेटानेफ्रिक किडनीज। नेक्स्ट इज मेटानेफ्रिक किडनीज। Kidneys formed by posterior nephrostomes. Kidneys formed by posterior most nephrostomes is called as metanephric kidney. ठीक है, ये देखो। ठीक है, और दूसरी बात लिखिए, प्रेजेंट इन अडल्ट एमनियोट्स, प्रेजेंट इन अडल्ट एमनियोट्स। एमनियोट्स कौन से हैं? सच एज रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। एमनियोट्स जिसमें एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हो, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हो। लिख लो, एमनियोट्स का मतलब है इन विच एम्ब्रियो कवर्ड बाय एक्स्ट्रा embryonic membranes। ठीक है बच्चों? लिख लिया ये? पहले हम आ जाते हैं बेटा मेल एमनियोट्स पे। मेल एमनियोट्स में क्या है बच्चे? यू नो, दिस इज एंटीरियर, दिस इज मिडल एंड this is, you know, posterior. Kidney formed by posterior nephrostomes. But this kidney has its own duct.
called as ureter. This is Wolffian duct. तो आप लिख सकते हो in this the kidney opens into separate duct called as ureter. Separate duct called as ureter. It has no connection with Wolffian duct. It has no connection with Wolffian duct. ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखिए, बट द testis opens into Wolffian duct. But the testis opens into Wolffian duct, now called as vas deferens. Now called as vas deferens. But the testis opens into Wolffian duct, या testis passes their sperms into Wolffian duct, एक ही बात है, which is now called as vas deferens. तो therefore male amniotes में no urinogenital duct. Vas deferens passes gametes या sperms and ureters passes urine. Is it okay or not? इधर देख लो बेटा, एक बार देख लो, फीमेल एमनियोट्स, ओवरीज की तो अपनी डक्ट है ही है, यहां पे जो किडनीज बनी उनकी भी यूरेटर्स अलग है. तो Wolffian duct is vestigial in female amniotes. ठीक है कि नहीं? क्योंकि ये it does not has any function. Urine is passed out through ureters, female gamete through oviducts or fallopian tubes. So बच्चों, this is all about your excretory system. नोट कर लो. You have I think 12 minutes, ठीक है, for your physics class. ठीक है जी, 12 मिनट में जाके बाहर धूप सेका हो, वैसे धूप में सेकने का फर्क नहीं, फायदा नहीं होता कुछ, फिर अंदर आने का दिल नहीं करता. ठीक है, एंड आई एम गिविंग यू 15 मिनट्स पूरे 11:05 पे अंदर. ठीक है, किसकी ड्यूटी है आज? रिया की ड्यूटी. रिया सबको लेके आना है 11:05 पे अंदर. ठीक है, ठीक, चलो ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, इंजॉय योर हॉलीडेज. पर आज मैं आई होप कि आज मैं आपको असाइनमेंट्स भेज दूंगी शाम तक. ठीक है, भेजूंगी तो लेट इवनिंग. हाँ
क्या मुझे जोर से बोलो, ऐसे नहीं मुझे पता चलता। हाँ बोलो क्या है आपकी? ठहर जा, मैं देखूं मैंने क्या लिखी थी रिया की। रिया गोयल 217 है ना, यही थी ना रिया? अच्छा लिख रही है। है इतना बड़ा लंबा चौड़ा। 2107199। मैं जरा नोट कर लूं, तुम कर लो अपना। एक मिनट बेटा। 2107199। ओके